ये 10% है जो खिलाना चाहिए। जितनी भी एक्टिविटी, मतलब खिलाना किसी को भी खिलाइए, चींटियों को, चिड़ियाओं को, ऐसे करके मतलब। तो जब आप इस एलिमेंट को वीक करते जाएं तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। हम्म, हमारे यहाँ धर्म एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हर एक्टिविटी में उसका रोल प्ले आता है। धर्म का मतलब ही होता है कि वो बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे को जो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, शादी के तौर पर लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ शादी जो है वो ब्राह्मण, ब्राह्मण टू एनी कास्ट, क्षत्रिय टू क्षत्रिय, क्षत्रिय टू एनी कास्ट, वैश्य टू वैश्य एंड वैश्य टू एनी कास्ट, शूद्र टू शूद्र एंड शूद्र टू एनी कास्ट अलाउड नहीं है। वैश्य और शूद्र अलाउड है। क्षत्रिय में ब्राह्मण से शादी अलाउड नहीं है। ये हमारी धर्म की डेफिनेशन है। जी। तो जब कभी कोई चीज इंटरकास्ट हो रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी धर्म की डेफिनेशन के हिसाब से आ रहा है। तो जब हम किसी भी जगह का एनर्जी चेक करते हैं उसमें रूडिमेंट्री वाला एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हम ब्रीड इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। जी। हमारे को ये नहीं है कि हमारे पूरे प्रोसेस में हम एक कास्ट की ईगो की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण को सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया तो उसका पुरुष सूक्त के अंदर जो स्तोत्र दे रखा है उसमें उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि ब्राह्मण को मुख बोला गया, क्षत्रियों को क्षत्रिय, अ, वैश्य को पेट बोला गया और शूद्र को पैर बोला गया। अब अगर किसी को मैं शूद्र के तौर पे बोल रहा था तो मैंने जब इसको स्टडी करा तो ये एक्चुअली वक्षशूद्र टर्म है। मतलब वक्ष और उदर, इसको जो सपोर्ट करता है वो पैर है। हम्म। जी। तो अगर मैं किसी के मान लीजिए पैर नहीं है तो वो जो है हैंडीकैप हो गया। जब वो हैंडीकैप हो गया तो शरीर को जितना व्यायाम चाहिए, मतलब पेट, हाथ और सिर, मुख तो यहाँ के हिसाब से हो गया ना, तो ये जो ऊपर के 3 लेयर जो हैं इनको उतना व्यायाम ही नहीं मिलेगा जिसकी वजह से इंडाइजेशन और बाकी सारे प्रॉब्लम होंगे। तो ये पैरों का इंपॉर्टेंस था। शूद्र में शूद्र को पैर कह के उसको कोई डेरोगेटरी मीनिंग नहीं दिया गया था। उसका मतलब ये था कि जो भी इसका भार वहन कर रहा है वो भार जो है कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बॉडी हैंडिकैप्ड लगेगी। अब अगर हाथ नहीं है, वो सॉरी, पेट जो है उसकी मैल फंक्शनिंग हो जाती है, तो जो कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन प्रॉपरली पकेगा ही नहीं। और जब भोजन अंदर पचेगा नहीं तो एनर्जी जितनी शरीर को पूरे के लिए चाहिए वो भी इनकम्प्लीट रहेगी। इसलिए वैश्य का इंपॉर्टेंस था। वैश्य का काम ही पूरे सिस्टम को ऊर्जावान बनाना था। अब जब मैं इस एस्पेक्ट से देखता हूं तो क्षत्रिय का मतलब क्या बैठता है? क्षत्रिय का मतलब बैठता है भुजाएं। यानी अगर आपके सामने भोजन है और आपके हाथ नहीं है तो क्या आप भोजन अपने आप मुंह में उठ के चला जाएगा? नहीं। तो हाथ से भोजन उठाकर मुंह में डालना, और अगर भोजन के ऊपर मक्खियां बैठ रही हैं तो आपने हाथों को हिलाकर उस मक्खियों को साफ करा। कोई भी चीज के तौर पे उस शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? क्षत्रिय कर रहा है। फिर आता है जी। ब्राह्मण।
ब्राह्मण को मुख बोला गया। मुख का मतलब यह है कि पूरे प्रोसेस में मुख का रोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हाथ भोजन उठा भी लेता है और मुंह नहीं खुल रहा, हम्म, तो और मुख का काम कैसा होता है? मुख वो तुलसीदास जी की रामचरित में आया है, रामचरितमानस में, मुखिया मुख सो चाहिए। मतलब जो लीडर होता है वो मुख के समान होना चाहिए। जैसे आप भोजन करते हैं तो क्या मुख कोई चीज अपने लिए रोक लेता है? नहीं। वो उसको चबाता है और नीचे उतार देता है। अगर हल्का सा भी कोई तिनका दांत में फंसा रह जाता है तो वो जीभ से बार बार उस पे हिट करता जाता है टिल द टाइम दांत में फंसा हुआ तिनका निकले, और या तो वो उसे बाहर फेंक दे या फिर अपने अंदर ले जाए। अपने लिए ठीक। मुख कुछ नहीं रखता। तो जो ब्राह्मण है उसको मुखिया के समान बोला गया कि अगर वो कहीं भी होर्डिंग करेगा तो वो ब्राह्मण का भी डिस्ट्रक्शन होगा। हम्म, ऐसे करके ये चारों को एक जगह फिक्स करा गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड डिजाइन। अब इसके दूसरे पार्ट को लेकर चलते हैं। अगर पैर नहीं है तो भी जीवन है। हम्म, अगर पेट में मेल फंक्शनिंग है तो भी जीवन है। अगर हाथ कटे हुए हैं तो भी जीवन है। बट अगर सर ही नहीं है तो जीवन नहीं होगा। नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने एक चीज को सबसे ऊपर जो रखा वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन रखा। बट हमारे यहाँ वो कम्युनिस्ट और ये सारी प्रक्रिया हुई तो उन्होंने जो है वो डिस्टॉर्शन करके वो चीजों को डिस्टर्ब कर दिया। और बिकॉज ऑफ दैट डिस्टरबेंस वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो धीरे 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 कास्टिज्म में कन्वर्ट हो गया। इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी वो अपना मीनिंग लूज कर गया। जब हम ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम कहते हैं कि सेम ब्रीड में अगर शादी हो रही है तो उससे ब्रीड इंप्रूव होती है। बट किसी ने उसको डेरोगेटरी बना दिया। किसी ने उस पूरे प्रोसेस की जो वैल्यू सिस्टम था उसको हटा दिया। अब आपने क्या करना है, लेकर एंटीना पे जाकर धर्म की वेटेज, राजा की वेटेज, बनिए की वेटेज, चोर की वेटेज और अग्नि की वेटेज को चेक करना है। आपका वो जो सिस्टर इन लॉ के तौर पर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी के तौर पे देखिए। हम्म। आपने बोला वैश्य को शूद्र को कर सकता है, शूद्र वैश्य से नहीं कर सकते बोला आप। एब्सोल्युटली। सो जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और वक्षूद्र टर्म कहता हूं मैं इसको, वक्षूद्र। तो ये जो है ये तीनों में कर सकता है। बाकी मतलब प्रायोरिटी ब्राह्मण की ब्राह्मण से होनी चाहिए। बट ये हम्म, मैस्कुलाइन अगर वो है, लड़का अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हम्म, तो ये जो है ये इन चार मतलब इन चारों में से लड़कियां ले सकता है शादी करने के तौर पे। अगर क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उन चारों के तौर पे कर सकता है। अगर वैश्य है तो वैश्य, मेल वैश्य है, शूद्र जो है वो फीमेल है तो चल जाएगा। शूद्र में हम्म, सिर्फ शूद्र के हिसाब से है। बट अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं कि ब्राह्मण जो है वो फीमेल है हम्म, तो वो क्षत्रिय मेल से शादी नहीं कर सकती है, वैश्य मेल से शादी नहीं कर सकती है, शूद्र मेल से शादी नहीं कर सकती। सब कुछ बर्बाद। अब हम्म, यहां पर आता है
स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज कैसा है मैं वो बताता हूँ। स्टोरी लाइन आई थी कृष्ण विवाह की। हम्म। तो रुक्मिणी जी ने और कृष्ण जी को चिट्ठी लिखी कि मुझसे आकर शादी कर जाओ, मुझे आकर लेकर चले जाओ। ऐसा करके वो डिस्क्रिप्शन आता है भागवत के अंदर। तो रुक्मिणी जी चिट्ठी भेजती हैं कृष्ण जी को एक ब्राह्मण के द्वारा, और वो बोलते हैं कि धर्म सम्मत अगर हो तो ही आप मेरे को स्वीकार करना, अगर धर्म विरुद्ध हो तो मुझे स्वीकार मत करना। पर हम्म। पर वहां पर एक लाइन आई है, उसमें उन्होंने क्या लिखा, अगर निर्बल ब्राह्मणों, मतलब ब्राह्मण जो पुरुष है वो अगर निर्बल है तो उससे अगली जाति के व्यक्ति को सहज स्वीकार करना चाहिए। मतलब स्त्री पुरुष में रक्षा एक नियम दे रखा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? दो लोग शादी करते हैं, लड़की हम्म। जिस लड़के से शादी करती है अगर वो लड़का रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो उसको त्यागना लिखा हुआ है। हम्म। मैं जब ये आईआईटी मंडी में गया तो वहां पर एक लड़का मेरे सामने आया, वो जाति से शूद्र था। हम्म। उसने आईआईटी से अपना बीटेक करा और उसके बाद जो है उसने अपना एमटेक करा, एंड ही वाज वेरी क्वालिफाइड। बहुत ही सरेंडर वाला बंदा था। तो मैंने मतलब एक मन में क्वेश्चन करा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर ये शूद्र है और शूद्र होने पर इसके इतने अच्छे इंटेलिजेंस लेवल के तौर पे इसका इतना अच्छा इंटेलिजेंस है कि इसने आईआईटी क्लियर करा, तो इसको शूद्र में ही क्यों काउंट करें, सर्विस में ही क्यों काउंट करें? नहीं करना चाहिए, बनता नहीं है। बट जब मैंने उस पूरे पॉइंट को इवैल्यूएट करा तो मेरे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया, शूद्र में दोष क्या है जो बाकी जातियों में नहीं है? तो वहां पर ये निकल कर आया, किसी भी जाति के हिसाब से जब वहां ज्ञान आता है तो वो जो है उसके अंदर विनीत भाव जागृत होता है, मतलब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम्म। जितनी लोअर कास्ट होगी उसके अंदर विनीत भाव ज्ञान प्राप्त करने पर नहीं जागेगा, उसके अंदर ईगो जागृत हो जाएगी। केवल ब्राह्मण एक ऐसा कम्युनिटी था जो ईगो जनरेट नहीं होता था, इसलिए ब्राह्मण को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट पॉइंट्स मिले थे। पर मतलब जैसे अगर कोई कोई भी कास्ट के तौर पे बीमारियां जो होंगी वो तब बढ़ेंगी अगर मेरे अंदर ईगो बढ़ता जाएगा। हम्म। इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ये बोला गया कि आपको इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी की सबसे ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज थी। हम्म। ठीक। तो कृष्ण जी की जब इंटरकास्ट मैरिज थी तो वो क्यों थी? क्योंकि ही वॉज एबल टू प्रोटेक्ट एनीवन हु केम टू हिम। और भागवत में एक स्टोरी थी, वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें क्या था लिखा हुआ, एक बार जो है वो कृष्ण जी जो है मथुरा में थे और वो दुर्वासा ऋषि आए। तो दुर्वासा हम्म। ऋषि जिस जगह रुके थे वहां यमुना जी जो है वो काफी बाढ़ जैसी स्थिति थी। तो जो वहां के वो थी लड़कियां थी जितनी भी, तो उन्होंने कृष्ण जी ने बोला कि जाओ और दुर्वासा जी को बढ़िया वाला भोजन करवा कर आओ। तो वो जो है वो भोजन लेकर गई, तो वहां पर यमुना जी बढ़ी हुई थी, तो बोले अब उधर कैसे जाएं दूसरी तरफ, यमुना जी बहुत ऊपर है। तो कृष्ण जी ने बोला कि आप जो है यमुना जी को बोलना, अगर मैं एक नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी आपको मार्ग दे दें।
तो बोले अच्छा ठीक है। अब वो उन्होंने बोला कि अगर कृष्ण जो है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, तो वो जो है वो यमुना जी उनको मार दे दे। यमुना जी ने ये सुना, उन्होंने तुरंत रास्ता दे दिया, और वो सारी लड़कियां जो है वो भोजन लेकर दूसरी तरफ चली गई, जहाँ दुर्वासा ऋषि अपने सारे शिष्यों के साथ में रुके हुए थे। तो जब वो वहां पे गए, उन्होंने सबको भोजन वगैरह कराया। तो अब बोले अच्छा भाई बर्तन उठाओ और जाओ यहाँ से। तो वो बोले कि जाएं कैसे, यमुना जी तो पूरी चढ़ी हुई है। तो अब वो बहुत सारी महिलाएं, मतलब लड़कियां वगैरह थीं जो वहां पर गए थे। तो उन्होंने बोला कि, बोले तुम वहां से यहाँ कैसे आए अगर यमुना जी बढ़ी हुई थी। बोले हमने तो ये बोला कि कृष्ण जो है अगर नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी हमें मार्ग दे दें। तो बोले कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो तुम अब एक काम करो, तुम ये बोलो कि अगर दुर्वासा ने इस भोजन में से एक अन्न का दाना भी ग्रहण ना किया हो, तो यमुना जी जो है मार्ग दे दे। तो वो जो है सारे बर्तन वगैरह लेके यमुना जी के पास पहुंचे, और यमुना जी को बोला कि अगर दुर्वासा ऋषि ने जो हम भोजन लेकर गए थे उसका एक अन्न का दाना भी ग्रहण ना किया हो, तो यमुना जी उन्हें मार्ग दे दे। तो वो जो है यमुना जी ने फिर से मार्ग दे दिया, वहां पहुंच गए। तो वहां जब लोग पूछ रहे थे उनसे कि भाई तुमने काम ये करा कि तुम इधर से उधर गई और उधर से इधर आई, यमुना जी ने तुम्हें मार्ग कैसे दे दिया। तो वहां पर वो आया, एक लवाड़िया की जीभ से बैठ कर गए और दूसरे लवाड़िया की जीभ से उतर आए। मतलब कि एक जो बहुत ज्यादा डींगे मारता है, जो बहुत बोलता है, उस व्यक्ति की जबान पर बैठकर तो हम उधर गए, और दूसरा उससे भी बड़ा डींग मारने वाला उसकी जबान से वापस आए। अब मैंने वाली स्टोरी पढ़ी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने उसमें पूछा कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। तो वहां पर ब्रह्मचर्य का मतलब ही डिफरेंट था। ये जो जी बताने का एस्पेक्ट है वो ये है, ब्रह्मचर्य का मतलब था अपने थॉट प्रोसेस को ब्रह्मचर्य में लगाए, मतलब डिवाइन क्रिएशन कैसे करता है उसमें लगाए। ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्रियां नहीं था। और जो भोजन ग्रहण करने के तौर पर है, तो दुर्वासा ऋषि ने जबकि उन लड़कियों के सामने ही दुर्वासा ऋषि ने सारा भोजन खा लिया, जितना भी भोजन आया था। तो वो कह रहे जी इसने इन्होंने तो सारा खा लिया, तो भोजन गया कहाँ। अगर इन्होंने नहीं खाया तो भोजन गया कहाँ। तो पता चला कि दुर्वासा ऋषि आत्मभोगी थे। तो आत्मा की पावर्स को ही वो कंज्यूम करते थे, और कुछ नहीं करते थे। इसलिए वो दुर्वासा, मतलब दुर्वासा जो नाम है उनका, वो कैसे है, दुर्वासा। दुर्वा मतलब ग्रास। तो जो ग्रास के जितना पतला दुबला है, मतलब मुझे अगर एनर्जी बढ़ानी हो इस नाम की, तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा, दुर्वासा। आप इन दोनों नाम के तौर पे अगर एनर्जी डिफरेंस को मेजर करेंगे, इसमें फिनोमिनल एनर्जी होगी। जी इसमें एनर्जी का पॉइंट क्या है, श और क्ष का कॉम्बिनेशन। तो अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी कुछ खाया है, तो वो केवल जो कंज्यूम करा है वो केवल शिव शक्ति का ध्यान ही कंज्यूम करा है, उनके बीच के आकर्षण को ही कंज्यूम करा है, और कभी कुछ नहीं ग्रहण करा। जो ब्रह्मचर्य था वो स्ववृक्षमचर्य इस तरीके से था कि जो ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन है उसको। तो जब आप ब्रह्मचर्य को और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसमें आपको बहुत फिनोमिनल एनर्जी मिलेगी। तो जी जो परफेक्ट डेफिनेशन जो है, वो परफेक्ट डेफिनेशन ऐसी है कि अगर किसी ने वो पूरे मन से करा है, विदाउट एनी ब्रेक, तो नेचर भी उसको हर जगह रास्ता देगी। और ये तमाम जगह है। प्रहलाद की स्टोरी में भी ये आया है कि प्रहलाद जो है उनको पहाड़ से नीचे फेंक दिया, तो वो हवा में तिनके की तरह उड़ते हुए नीचे गए, प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, जबकि उनके फादर ही खुद ही उनको मारना चाहते थे। तो ये कौन है जो रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो बहुत सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। तो
अगर किसी जगह कोई शादी हो रही है जो इंटरकास्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट है तो वो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जो भी थॉट प्रोसेस होता है, उसमें जो ब्लंडर्स होते हैं वो उस एलिमेंट को इग्नोर करने से होते हैं। तो जब जब आप ये स्टोरीज और ये सारी चीजें देखेंगे, एक तो तरीका ये है कि एक पढ़ा और पढ़ के भूल गए। एक है तरीका, जब उसको पढ़ने बैठे तो उसकी डीपेस्ट पॉइंट तक आप उसे रिसर्च करें, पहुंचे, समझे। तो आपको जो है उस पूरे एस्पेक्ट का क्लैरिटी हो जाएगा। जब भी कभी कोई संकल्प प्रोनाउंस करेंगे तो वो चीज वापस भी आ जाएगी। तो जब आप धर्म को लिखिए फिर से और उसकी वेटेज लेकर एंटीना पे स्कैन कीजिए। आप जिसका भी ध्यान कर रहे हैं उसको ध्यान करके मतलब इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर आप एनर्जी मेजर करिए जरा, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनको सोच के उनके ये पांचों पैरामीटर्स का एनर्जी स्कैन करिए। भैया भाभी का दोनों का दोनों को कर लीजिए, अकेले तो क्या है। कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, कंबाइन करके धर्म का एनर्जी कितना है उसको देखिए। हम्म, 3.5 रखना है, सर 2.5। धर्म का एनर्जी 3,500। नहीं नहीं, इस लेकर आंटी 3.5 रखना है। हाँ, 3.5 रख लीजिए। वो कर लीजिए, 2.5 कर लीजिए, कोई सा भी कर लीजिए। 10 आ रहा है धर्म। धर्म 10 आ रहा है। राजा। 11। बनिया। 6। चोर। 9। अग्नि। 12। अब इसमें क्या करिए, वो जो ज्वेलरी है जो गई है उसको हम्म जोड़ दीजिए। उनके साथ में जिनका भी आप ध्यान कर रहे हैं उनके साथ में उस हम्म ज्वेलरी को जोड़ दीजिए हम्म। कि जब तक ज्वेलरी नहीं गई थी तब उनकी एनर्जी कितनी थी इन पांचों की। 14। 4 5। 4,500 राजा। कितना? 14,500। 14,500। 12।
11,000 छोड़। अग्नि 8,000 है। ये हमारा लोएस्ट एनर्जी हो गया। हम्म। ये 14 के है, तो मतलब कि वो जो भी लॉस हुआ, मतलब हमारा जो एनर्जी गेन है वो इधर आ रहा है, और इतना लॉस मतलब 10 से 4 हजार का लॉस हुआ ना, मतलब गेन हुआ ना एनर्जी का। और अग्नि में वो 12 हजार से घट के यहाँ पर एट इतना थर्टी। आता है। हम्म। हम्म। इसके हिसाब से तो मतलब सिंपल इन्फ्रेंस में बोलूं तो वो ये कि अगर चोरी नहीं होती तो आग ही लगती। बट हाई धर्म की एनर्जी आ रही है, इससे ये पता चलता है कि उनका जो है वो सामान मिलना चाहिए। हम्म। उनका हॉरोस्कोप का डिटेल मेरे को बताइएगा। मेरे पास नहीं। हाँ मतलब लेकर भेज दीजिएगा। कोई ऐसा मतलब जूम पर तो वैसे भी क्या बोलना, मतलब ये शेयर कर दीजिएगा, मैं देखूंगा एक दफे की। मतलब हम्म। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो वापस आना चाहिए था। जी। तो इसलिए जो है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। 12 हजार, 6 हजार, 9 हजार, 11 हजार। इस पे एक दफा मैं जरा स्टडी कर लूँ, फिर मैं इसको शेयर करूंगा इसका फीडबैक। जी। ओके। तो हम काम कर रहे थे लेकर एंटीना के ऊपर। क्वेश्चन।
तो हमने लास्ट जो करा था वो था लेकरेंटिना में बैलेंस ऑफ एनर्जी लेवल ओवरऑल को चेक करने के लिए अपर बॉडी, लोअर बॉडी, लेफ्ट बॉडी, राइट बॉडी, ये हम कर चुके। व्हाट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन, तो वो सेकंड पार्ट था, स्पेसिफिक ऑर्गन में क्या सिस्टम है। फिर नेक्स्ट पार्ट हमने करा था इन टर्म्स ऑफ मेरिडियन। फिर हाउ डज द ट्रॉमा, हिपोकैम्पस का भी देखा कनेक्शन का। राइट, वो बैलेंस के तौर पे। मैं टेक्स्ट मैसेज मैंने सामने रख लिया, वो मोबाइल से देखने में डिफिकल्टी हो रही थी। फिर हमने मेरिडियंस को एड्रेस करा था। मेरिडियंस के बाद असेसिंग द चक्रास, कौन से चक्रा का कितना वो आ रहा है, ट्रॉमा, ट्रॉमा का इफेक्ट, व्हाट इज द डोमिनेंट इमोशनल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, डोमिनेंट इमोशनल स्टेट नहीं देखा था। हम्म। तो अगर हम डोमिनेंट इमोशनल स्टेट को देख रहे हैं उसके बाद में, तो इससे हमारे तीन एस्पेक्ट आते हैं। मतलब अभी आपसे पहले जब क्लास चल रही थी तो चिन्मय जी ने भी ये क्वेश्चन करा था कि हमें इम्बैलेंस कैसे ट्रैक करना है। किसी भी जगह हम इम्बैलेंस कह किसको रहे हैं, तो हमारे पास तीन डोमेन होती है। एक डोमेन है वात पित्त कफ। वात एयर एलिमेंट से बनता है, कफ वाटर एलिमेंट से बनता है, और पित्त जो है वो फायर एलिमेंट से बनता है। इनसे दूसरी जो डोमेन बनती है वो प्राण, ओज और तेज बनता है। और इनके दूसरी तरफ डिजायर्स, होल्डिंग द डिजायर एंड इनकम्प्लीट डिजायर। जब हम इन तीन पार्ट्स को लेकर चलते हैं तो हमारा इन तीनों का वेटेज क्या है। मान लीजिए हमने बोला हमारी एनर्जी 5000 है, इसकी भी 5000 है, इसकी भी 5000 है, इसकी भी 5000 है। तो ये इम्बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस हुआ, लेकिन इसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब ये है, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। हमारे को एनर्जी किसी भी डोमेन को परफेक्ट एनर्जी कितनी चाहिए, 16000 प्लस। हम्म। एनर्जी निकली 5000 प्लस। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी तो पूरी है, और हम्म। तीनों में एनर्जी 5000 प्लस ही है। एनर्जी कम है लेकिन बैलेंस्ड है। बट अगर एक जो है वो 15000 हो जाए, दूसरी 7000 हो जाए, तीसरी 8000 हो जाए, इसका मतलब है कि ये तीनों इम्बैलेंस में है। तो इम्बैलेंस हम्म। को बैलेंस में लेकर जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। हम्म। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला बोलते हैं वो SCEBM, स्कैनिंग, क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, बैलेंसिंग और मेजरिंग। हम्म। ये साइकिल में हमारे को प्रोसेस को रिव्यू करना है। हमने सबसे पहले स्कैन करा,
स्कैन करके नोट कर लिया कितनी कितनी एनर्जी किसकी है। अब हम्म, जिसकी सबसे कम है उसके लिए हमने क्लीनिंग करना शुरू करा। जिसकी क्लीनिंग हो गई और उसके बाद वो अच्छे उसके तौर पे चला गया, तो एनर्जाइज करना शुरू करा। जब एनर्जाइज हो गया फिर बैलेंस करना शुरू करा, एंड फाइनली मेजर करने के तौर पे। अब बैलेंसिंग फैक्टर कहां से पता चलता है? सेंटर से, हिपोकैम्पस से, लेफ्ट और राइट बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, ये सब बैलेंसिंग की डोमेन्स है। जी मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? चिन्मय जी, मैं अब अपना पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब हम किसी चीज का एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एनर्जी, मान लीजिए अगर किसी का लेफ्ट बॉडी का एनर्जी ज्यादा आ रहा है, विच मीन्स कि उसका जो इमोशनल, ओ सॉरी, एनालिटिकल पार्ट जो है उसकी प्रॉब्लम है। किसी का राइट बॉडी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है उसका जो इमोशनल पार्ट है वो इम्बैलेंस है। किसी का अपर बॉडी का इम्बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर जो भी एनर्जीज हावी है वो दैवी क्वालिटी वाली है। जिसकी लोअर बॉडी में एनर्जी इम्बैलेंस है, तो उसका मतलब उसका स्पिरिटेड एनर्जीज का इम्बैलेंस है। अब इन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद कॉन्टिन्यूस बैलेंस करना है, ऊपर से नीचे भी और लेफ्ट और राइट भी। जो सेंटर है वो सेंटर के हिसाब से भी, और जो हिपोकैम्पस है उसके हिसाब से भी। तो जब हम इस प्रकार से, अब जैसे मान लीजिए आपने एनर्जी नोटिस करी, अरे इसकी एनर्जी 5000 आ रही है, तुरंत एक भारी वाला मंत्र निकाला जिसमें बहुत फिनोमिनल एनर्जी है और उस एनर्जी को डाल दिया, हो गया भाई हमारा काम। हम ऐसे ही करते हैं ना आमतौर पे। तो जब हमने इस तरह से करा तो हमने उस क्लीनिंग प्रोसेस में, और उस क्या कहते हैं, एक डोमेन होती है डिप्लीटेड एनर्जी और दूसरी डोमेन होती है कंजेस्टेड एनर्जी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है लक्ष्मी मैम? कम होता है एनर्जी, एक में कम होता है। ओके, और दूसरा? दूसरा हाई होता है। मतलब डिफरेंस बताइए ना दोनों में। दोनों में डिफरेंस क्या बोलूं। अगर मान लीजिए किसी चीज की एनर्जी 5000 होनी चाहिए, उसकी हम्म बजाय वो 1000 या 2000 है, इसका मतलब एनर्जी डिप्लीटेड है। हम्म अगर किसी चीज में एनर्जी 5000 होनी चाहिए और वो 5000 की बजाय 8000, 9000 है, उसका मतलब होता है एनर्जी कंजेस्टेड है। understand। मतलब समझ में आया नहीं आया वो बताइए पहले। नहीं यार। हवा है, ठीक है, हम्म हवा में लू बढ़ गई, मतलब फायर एलिमेंट बढ़ गया। तो अगर आपको लू में चलना पड़े एक जगह से दूसरी जगह, तो हवा ही ऐसी होगी जो जला रही होगी। बट जलाने का रूल प्ले जो है वो हवा का नहीं है, फायर का है। बट क्योंकि लू चल रही है, इसलिए हवा जो है वो भी फायर की तरह से एक्ट कर रही है। अगर हवा में के साथ में आंधी, मतलब डस्ट पार्टिकल भी आ जाए, तो वो डस्ट पार्टिकल को देखकर आपका सफोकेशन होगा। पर हवा का प्रॉपर्टी तो सफोकेशन नहीं है ना। सफोकेशन की प्रॉपर्टी अर्थ एलिमेंट की है, जो डायरेक्टली उसके साथ में जुड़कर, हवा के साथ जुड़कर डस्ट पार्टिकल का वो दे रही है।
तो दिखने में वो एयर एलिमेंट है, बट वो एक्चुअली अर्थ एलिमेंट है जो इम्बैलेंस में चला गया। तो जब आप एयर एलिमेंट में से अर्थ एलिमेंट को क्लीन कर देंगे, तो उसको कंजेशन कहते हैं, कंजेशन करना। कि कंजेस्टेड एनर्जी जो है, दो चीजों की जो एनर्जी मिल रही है उसको कंजेस्ट करके आपने क्लीन कर दिया। मैं मेरा मतलब समझा पाया? क्वेश्चन पूछिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया ये। अ, वो कंजेस्टेड कैसा पता चलेगा हमें? कंजेस्टेड एनर्जी मेजर करने से पता चलता है। जैसे आरती बोलती है ना कि किसी चीज का ऑरा या एनर्जी 5000 है जो बैलेंस स्टेट में है। हम्म। 5000 की बजाय अगर वो 8 और 9000 आ रही है, वो कंज तो वो कंजेस्टेड है। और अगर वो 1000 या 1500 2000 ऐसे आ रही है, होनी चाहिए बैलेंस स्टेट में 5000, बट वो 1000 2000 की रेंज में आ रही है, दैट मीन्स कि वो डिप्लीटेड है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एक पेशेंट को लेके सब कर लेंगे सर, नहीं? हाँ करिए ना। पेशेंट को ध्यान कर लीजिए और उसकी प्रॉब्लम बता दीजिए क्या क्या है। एक पेशेंट को ध्यान करिए जिसको लेट से डायबिटीज है। और चिन्मय जी, आप जब पेशेंट को ध्यान करेंगे तो उस पेशेंट को मेंटल हेल्थ का डिस्टरबेंस है। ठीक है? आप दोनों हम्म। जने दो अलग अलग व्यक्तियों का ध्यान करेंगे। लक्ष्मी जी जिसको जानती हैं उसको वो ध्यान करेंगी। आप जिस पेशेंट को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू हो, जिसको नींद ना आने के हिसाब से कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे करके एक व्यक्ति का ध्यान करिए जिसको इस तरीके का डिस्टरबेंस है। फियर, एंजाइटी, इस तरीके के उसके इश्यूज हैं। ऐसे पेशेंट को ध्यान करिए। और उसको जो है आपने हील और क्लीन करना है। तो पहले आप उसके चक्रास को मेजर करेंगे। तो हम्म। पहला स्टेप हो गया ऑरा मेजरमेंट। दूसरा हो गया चक्रा मेजरमेंट। तीसरा हो गया अपर बॉडी, लोअर बॉडी। चौथा हो गया राइट बॉडी, लेफ्ट बॉडी। पांचवा हो गया नेवल रीजन से सेंटर आइडेंटिफाई होता है। हिपोकैम्पस से सेंटर आइडेंटिफाई होता है। ठीक है? तो जब आप ये मेजर करेंगे, और बॉडी पार्ट, तो डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए बॉडी पार्ट हो गया पेनक्रियाज। मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट के लिए ब्रेन बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है? इसको आप मेजर करिए और चेक करिए कि क्या ये फॉर्मूला जो हमारा है वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा।
तो ब्रेन की एनर्जी चेक करने के बाद क्या करना है? ब्रेन की एनर्जी की चेक करने के बाद उसके जो है हम्म। ऑरा मेजर करनी है। ऑरा जो हाउ है टू डू दैट? डिप्लीटेड है या कंजेस्टेड है उसको आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू डू दैट? ऑरा देखिए ना अपने और सामने, मुझे जिस व्यक्ति को आप ओवरऑल। observe कर रहे हैं उसके ब्रेन को, ब्रेन की ऑरा हम्म। देखिए अपने हाथों के बीच में कितनी आ रही है। उसका आ रहा अच्छा है इसमें। अच्छा बोले तो। मतलब 16,000 आ रहा है, हाथों पे भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हम्म। वो चक्रास में तो सब कम है। एनर्जी बैलेंस्ड है नहीं है? नहीं है इसमें। 11, 12, 14 आ रहा है सब में। तो वही बैलेंस कीजिए ना उसको, तो जब आप बैलेंस करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सर उसके बाद ऑल द चक्रास की एनर्जी मेजर करना है। हाँ मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना कि उसका, अगर आप बाकी चक्रास को मेजर नहीं करेंगे तो ऊपर और नीचे के इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेफ्ट राइट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। या तो सिर्फ उतना ही करिए कि उसके ऊपर के अपर हिस्से एंड। का एनर्जी कितना है, नीचे के हिस्से का एनर्जी कितना है, सो लाइक वाइज। हिप्पोकैम्पस भी 12,000 आ रहा है, पैंक्रियास 8,000 आ रहा है। सब हाँ बैलेंस क्लिनिक कर कर बैलेंस करना है। तो क्लीन। 12,000 को 16,000 करिए, या फिर जो 8,000 है उसको 12,000 कीजिए। एनर्जी बैलेंस आनी चाहिए हर चीज का। ओके, क्लीनिक करके एनर्जी डालना है, नहीं अच्छा बड़ी क्लीनिंग। क्लीनिंग बस करना है, क्लीनिंग एक ही करना है। देखिए, आप क्लीनिंग करिए, एनर्जाइजिंग करिए, कुछ भी करिए, मुझे हम्म। सारे डॉर उसका अकाउंट्स का एनर्जी एक जैसा चाहिए। जी। अगर आप क्लीनिंग ठीक कर रही हैं तो उसको ऑब्जर्व करिए, बैलेंसिंग ठीक कर रही हैं तो उसको ऑब्जर्व करिए। उस पूरे प्रोसेस को मेंटली एक दफे आपने डिफाइन करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर यही चीज जो 2 मिनट में कर सके, ये डिफाइन करना है। अब वात पित्त का भी चेक करना है, नहीं? आप कुछ भी कर सकते हैं, वो चेक आपने मतलब आपने आइडेंटिफाई करना है, मुझे तो बैलेंस्ड स्टेट चाहिए। जी।
सर फिर उसके बाद क्या करना है? ऑल द चक्रास की एनर्जी भी मेजर करना है, लेफ्ट राइट आपका एंड ऑब्जेक्टिव अपर। क्या है ये एक्सरसाइज का? इज टू बैलेंस। हम्म। हम्म। आप मेजर कुछ भी करिए, एंड ऑफ द डे मुझे हम्म। बैलेंस करके बताइए। बैलेंस कहाँ कहाँ से होता है वो मैंने डोमेन बता दी, लेफ्ट और राइट, अपर एंड लोअर, सेंटर, और उसके अलावा जो है हिपोकैम्पस। ये सारे के सारे बैलेंस करने के तौर पर है। सोल सीट, मूलाधार चक्र, इनमें से किसी से भी आप हम्म। बैलेंस कर सकते हैं। सेंटर मीन्स मणिपुर चक्र आप बोल रहे हैं? सेंटर मीन्स मणिपुर चक्र भी होता है, सेंटर मीन्स लंबिकाग्र चक्र भी होता है, सेंटर मीन्स हम्म। मूलाधार चक्र भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज को हम्म। टारगेट कर रहे हैं। मूलाधार हम्म। चक्र जो है वो ग्रॉस सटल और कॉजल बॉडी के बैलेंस हम्म। के लिए होता है। लंबिकाग्र हम्म। चक्र जो है वो ओवरऑल कंट्रोल्स के लिए होता है। और मणिपुर चक्र जो है वो इम्यूनिटी ऑफ बैलेंस के लिए होता है। तो आप किसी भी चीज को बेस बना हम्म। के, एंड एंड ऑब्जेक्टिव आपको एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक। जी सर, हो गए। क्या क्या किया? आरा चेक किया, हम्म। मूलाधार चक्रास भी चेक किया, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, राइट बॉडी, लेफ्ट बॉडी, ब्रेन का, हिपोकैम्पस का, नावल रीजन में पैंक्रियास का, हम्म। वात पित्त कफा और अग्नि, मास, साउथ ईस्ट। मतलब एनर्जी बैलेंस मंगल हुई नहीं हुई? आपने काम तो बहुत सारे कर लिए, फाइनली मंगल एनर्जी ग्रह बैलेंस हुई नहीं हुई? बैलेंस वगैरह सब 16,000 आ रहा है सर। ओके। बैलेंस का भी एक रिक्वेस्ट डाल दिया लंबिका के चक्र को। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हम्म। सेकंड स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि अगर एक प्रोसेस में आपने 10 मिनट लगाए ये सब करने में, तो इस चीज को 2 मिनट के अंदर करना है।
ऐसा करना है। ठीक है, तो जब आपका प्रैक्टिस पूरे अप्रोच का 2 मिनट्स पे है, मतलब आपको चक्रा मेजर करने हो, अपर बॉडी लोअर बॉडी जो कुछ भी आप करिए, ये आपके पार्ट है। हम्म। आपको वो पूरा कंसोलिडेट करके विद इन 2 मिनट्स में उसको क्लोज करना है। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज। अगर ये 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स में कोई चीज गड़बड़ है। जी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इसका। क्योंकि आरती को अगर ये सारी चीजें करनी है और दो आरती ने मिनट लगा दिए 40 मिनट एक पेशेंट पे, तो वो तो हीलिंग ही बंद कर देगी। इतना टाइम किसके पास है लगाने के लिए? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया ना? जी सर। तो तो आपको जो है पैंक्रियास है तो प्रोसेस मणिपुर को चक्र, आइडेंटिफाई, सॉरी, मणिपुर चक्र को क्या एक चेक करने से पता चलेगा? मणिपुर अनाहत चक्र डायबिटीज के लिए वो हिसाब से चल सकते हैं ना? देखिए अगर मैं रैंडमली बात करूं तो केवल मणिपुर चक्रा अगर परफेक्ट एनर्जी में है, हम्म। इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ ऑलरेडी इन प्लेस है। अगर मूलाधार चक्र जो है आपने उसको देखा और वो परफेक्ट एनर्जी डिपिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी तीनों इन सिंक है। अगर लंबिका अगर चक्र परफेक्ट एनर्जी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है तीनों इन सिंक है, क्योंकि लंबिका अगर चक्र सब जगह एनर्जी डालता है। हम्म। एनर्जी डालना एक पार्ट हो गया, एनर्जी का यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन दूसरा पार्ट हो गया। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेक करना है। जैसे आप ऐसे ऐसे करके एनर्जी करते हैं, अब इतनी देर अगर हर पेशेंट पे आप करेंगे तो आपके, ऐसा मान लीजिए कि इतनी देर तो मसल्स बन जाएंगी हाथों में, अगर हर पेशेंट के लिए ऐसा ऐसा करेंगे। तो आपको अपने स्टेप्स को लाइट रखना पड़ेगा, मतलब इंस्टेड ऑफ पूरा हाथ जैसे आरती करती है तो केवल इतना ही पार्ट वो उंगलियों को चलाती है, अदरवाइज तो सारे टाइम दर्द ही हो जाएगा शरीर में। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो कॉन्स्टेंटली आपको अपने आप को चेक करना है कि आपका कोई भी स्टेप किसी भी पर्पस को अटेन करने में शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। लेकर एंटीना स्कैनिंग के लिए है दूसरे के हिसाब से। थोड़े दिन लेकर एंटीना यूज करने के बाद आपको ये परफेक्ट आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअल एनर्जी है कितनी। अगर ये एक दफे एनर्जी मेजरमेंट किसी को सामने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है तो आपको लेकर एंटीना चलाना, उससे एनर्जी मेजर करना वो पता होना चाहिए। बट अगर खुद करना है कोई भी चीज तो आपको गेज करने के तरीके की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। जी। ये यस। मेरा मतलब है। क्योंकि एनर्जी बैलेंस रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव है हीलिंग का। हम्म। ठीक। तो जितना ज्यादा ये क्लैरिटी आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा जो है इसके पार्ट को हम एड्रेस कर लेंगे। इस क्वेश्चनएयर में तो प्राइमरली यही पार्ट था जो मैंने आइडेंटिफाई करा। एक इसमें पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ओपन एंड बैलेंस्ड। एक तो पार्ट हो गया कि बैलेंस्ड है और एक खुला हुआ है। खुला हुआ और बंद होने का मतलब क्या होता है?
खुला हुआ और बंद में बड़ा सिंपल सा डिस्क्रिमिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ, नल खुला हुआ है यानी पानी गिर रहा है, नल बंद है यानी पानी भी नहीं गिर रहा। तो अगर किसी भी सिचुएशन से कोई चक्रा बंद है तो उसको क्या करना है, उसको खोलना है। अब कैसे खोलना है? एनर्जी डाल के खोल। आप कोई भी चीज फिजिकली थोड़ी करते हैं ना, मेंटली करते हैं। आपको बस इतना पार्ट ये देखना है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए आपको नहीं पता चल रहा। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरी बात। एक मेरा बॉडी है, उसके अंदर चक्रा है। चक्रा फिजिकली नहीं होता है, ठीक है, ये एनर्जी बॉडीज हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक है। तो एनर्जी बॉडी जो है वो अपने आप अपना रास्ता टाइम टू टाइम किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बदलते रहते हैं। अब मैंने बुक में पढ़ा कि मेरे मूलाधार चक्र है उसमें 4 पेटल है, बट थी उसमें 11 पेटल। अब किसी ने बोला जो मूलाधार चक्र है वो बंद है, उसका मतलब क्या निकलेगा? 4 पेटल वाला मूलाधार चक्र अब बंद हो सकता है, बट मूलाधार चक्र तो 11 पेटल वाला है, वो तो बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट जितने भी हैं स्काई एलिमेंट के तौर पे, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मूलाधार चक्र में अगर आप अर्थ एलिमेंट कह रहे हैं तो वो बंद भी हो सकता है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है ही नहीं, वो तो स्काई एलिमेंट है। तो जो टर्मिनोलॉजी है वो इस वजह से हर जगह डेविएट होती है, और लोगों का थोड़े टाइम बाद मानने का तरीका ही वो हो जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? ये शरीर और इसकी एनर्जी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि आप उसकी हीलिंग करें या ना करें उस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट जब हम अपने सोचने के तरीके को किसी ना किसी रेस्ट्रिक्शन में बांध देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरती को 2 मिनट में हीलिंग करनी है, तो उसके पास कोई ना कोई एक यूनिक अप्रोच होगी जिससे वो 2 मिनट में हीलिंग कर पा रही है। मैंने एक यूनिक अप्रोच के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करा कि आप लोग विराट पुरुष विराट स्त्री उस शरीर के भीतर जागृत हो जाए। अब क्योंकि बीच में हमारी क्लास बहुत डिस्टर्ब्ड रही, तो इस वजह से वो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अगर आप शरीर के भीतर इस विराट स्त्री विराट पुरुष के स्वरूप को जागृत कर देते हैं, सब कुछ चलेगा अपने आप ऑटोमेटिकली, जी। क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है। तो जब इनफाइनाइट एनर्जी का प्रेशर बनेगा, अंदर कुछ अगर किसी भी रीजन से बंद होगा तो भी वो खुलता जाएगा। टर्मिनोलॉजी का जो डिफरेंस है उसको देखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सामने वाला जो है उसको कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ आता है। ये अजम्पशन काम की नहीं होती। तो मेरे सामने अगर कोई चीज आएगी तो मैं उसको ये मानूंगा कि भाई मुझे नहीं आता, मैं आपकी अप्रोच को जानना चाहता हूं। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि बिना मेरी हीलिंग क्लीनिंग करे कुछ होगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शरीर के अंदर अगर आत्मा है तो ये बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। इट इज जस्ट दैट कि मैंने अपनी मान्यताओं से चीजों को बांध दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो मेरे पीछे जो इमेज बनी हुई है उसमें विराट स्त्री के तौर पे ललिता देवी की इमेज है, विराट पुरुष के तौर पे कृष्ण जी की इमेज है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैडम आपने कृष्ण को कैसे देखा, बोले जी वो कृष्ण को तो बांध दिया, उनके तो 2 हाथ थे और रस्सी लपेट दी। पर जिसके 1000 हाथ है उसके हाथों को कौन बांध सकता है? तो हमारे यहाँ जो वही बात। प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं में ही हमारे बंधन छिपे हुए हैं। तो एक बार जब आप उस विराट स्त्री पुरुष को अपने भीतर जागृत करेंगे तो आप हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सब्जेक्ट टू यू प्लेस अ गुड इंटेंशन विद इट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मेरे को वो मेरी सिस्टर इन लॉ को करना है, थोड़ी देर अपने आप को वो विराट स्त्री पुरुष के अपने भीतर जनरेट करा और फिर आपने उनको देखा,
कि कहां पर क्या चीज का वो है। फिर आपने एक संकल्प डाला कि अगर ये जो चीज मिसिंग है वो इतना धीरे धीरे अगले 1 साल में दान कर दे तो वो चीज उनको वापस मिल जाए। तो आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर चीज उनको वापस मिल जाएगी। बट उनको ये कंडीशन भी बता दीजिए कि आई डोंट नो आपने किस रीजन से, आपको एक लॉस हुआ उसकी वजह से बहुत पेन हुआ, अगर आप धीरे धीरे ये पूरे साल भर में खिलाना शुरू कर दे तो वो चीज वापस आएगी। तो आपने सिर्फ अपने आप को एक विराट स्त्री पुरुष के रूप में जो है इन्वोक करा और सामने वाले को ब्लेस करा कि उसके भीतर का भी विराट स्त्री पुरुष जागृत हो जाए, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को करा। तो आप अपने आप को जामवंत जी मानिए और उनको हनुमान मानिए और उनको उनकी फिनोमिनल फॉर्म से कनेक्ट करिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हर हीलर का एक अपना पर्सनलाइज्ड अप्रोच होता है, वो पर्सनलाइज्ड अप्रोच उसका ड्राइविंग फोर्स होता है। आप जिस चीज को भी जितना स्ट्रांगली मानना शुरू कर देंगे वो चीज उतनी फिनोमिनली वर्क करेगी। तो आप अपने आप को लिमिटेड करना ही क्यों चाहते हैं? अनलिमिटेड इनफाइनाइट बॉडी बनाइए ना अपने आप को जो कंप्लीट है हर तरीके से। तो जब जी आपके भीतर वो एनर्जी प्रोसेस जागृत हो जाएगा तब आप हर टेक्स्ट को किसी भी फॉर्म को तुरंत वो कर सकते हैं। ये मजेदार चीज बताता हूँ। मैं और आरती मुंबई में घूम रहे थे, तो हमें खाना खाना था। सड़क पे एक कपल जो था वो साइड में खड़ा हुआ लड़ाई कर रहा था एक दूसरे से। छोटा सा बच्चा था, वो सहमा हुआ मदर के पास में खड़ा हुआ था और वो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही थी। मैं वहां से पास से निकला, मैंने देखा और मैं समझ गया कि ये क्या चल रहा है। हमें खाना खाना जाना था तो मैंने सडनली बोला आप जो कोई भी हैं साक्षात भगवान विष्णु हैं, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। और ये कह के मैं उनकी तरफ हल्का सा इशारा करा और आरती मेरे आगे आगे चल रही थी। हम उस रेस्टोरेंट में जिसमें हमें खाना खाने जाना था उसके नीचे खड़े थे। पता नहीं आरती को क्या हुआ, वो सीधी चलती चली गई, रुक ही नहीं रही थी। तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा, बट मेरा ध्यान उन लोगों की हीलिंग करने के तौर पे था। और मैं हीलिंग करता भी नहीं, मैं तो सिर्फ कमांड देता हूँ, हीलिंग तो आरती करती है। तो जब वो आगे चली गई और उसको नहीं दिखा तो फिर हम वापस आए। वापस आए तो वो कपल हमारे सामने से जा रहा था प्रॉपर। उनकी लड़ाई वगैरह सब कुछ खत्म हो गई थी। एवरीथिंग टुक प्लेस इन हाउ मच टाइम? 2 to 3 minutes ऑफ टाइम। तो आपके पास एक इमेंस पावर है। आप टाइम टू टाइम उसको जितनी बार भी चेक करेंगे आपके आसपास की नेगेटिविटी को आप कभी भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये इंटेंशन हो दैट नोबडी अराउंड मी शुड सफर। सिर्फ वो एनर्जी जो डिस्टर्ब्ड है वही डिस्टरबेंस दे रही है, वो डिस्टर्ब्ड एनर्जी वहां से मुक्त हो जाए। जी तो जिस एनर्जी ने वो गोल्ड वहां से डिस्प्लेस करा, करा तो किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू है। जी तो जिस व्यक्ति के थ्रू करा उस व्यक्ति पर जो भी स्पिरिटेड एनर्जी का इफेक्ट था उस स्पिरिटेड एनर्जी के इफेक्ट को बोलिए आप जो कोई भी है साक्षात भगवान विष्णु है, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। हम आपके निमित्त जो है एक लोगों को खाना खिलाना या वो जितना भी, क्योंकि 250 ग्राम गोल्ड तो बहुत होता है, बहुत महंगा होता है। तो ऑब्वियसली सबको उस बात का डिफिकल्टी होगा। बट एक बाईपास बनाना पड़ेगा हमेशा हीलिंग करते वक्त। जी अब बैलेंस कैसे होगा? एक नेगेटिव इवेंट हो गया, एक चीज खो गई, तो आप बोलिए कि मैं ना एक दूसरा रास्ता खोल देती हूँ, पिछला क्या हुआ आई डोंट नो, बट नए रास्ते में अगले 1 साल में मैं ये इतना पार्ट खाने पीने के ऊपर खर्च करवा दूंगी। पर वो मिल जाए, उससे मेरे इमोशनली बहुत अटैचमेंट है या जो भी कुछ है उसके तौर पे। हमें नहीं पता हमने मतलब इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने जो भी गड़बड़ करी उस गड़बड़ की वजह से हमें ये चोरी जैसा पेन देख झेलना पड़ा। मतलब एक शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है,
उसमें एक पेनफुल इवेंट आपके पास में आ गया, तो उस पेनफुल इवेंट के लिए जो है आपको क्या करना है, एक पैरेलल एक दूसरा रास्ता खोल देना है, सो दैट कि चीजें बैलेंस हो जाए। और उनको बता दीजिए कि जी भाई जब भी आपको वो मिले, आप मन में बस एक ये रिक्वेस्ट बोल दीजिए कि अगर मेरे को वो मिल गया तो जितनी वैल्यू का ये हार है, उतनी वैल्यू का खाना जो है मैं अगले पूरे 1 साल में खिला दूंगी। दैट्स इट, हो गया। आपको लगता है कि वो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते, आप 2 साल बोल दो, 3 साल बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो आपका नेगेटिव जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो वहां से चली जाएगी। सब चीजों का पर्पस होता है कोई ना कोई, जी उस पर्पस को इन्वोक करते जाइए। जैसे जैसे आप उस पर्पस को इन्वोक करते जाएंगे, you'll you'll गेन फिनोमिनल पावर्स।